बांग्लादेश में शेख हसीना के हाथों से सत्ता छीन चुकी है। वह इस समय भारत में है और जल्द ही यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब वो दुबई जाएंगे। अब बांग्लादेश में जो हुआ, कई लोग इसे तख्ता पलट मानते हैं। वैसे तो एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन क्योंकि सेना की सीधी भूमिका थी इसमें, इसलिए लोग इसे तख्ता पलट जैसा ही मान रहे हैं। क्योंकि सेना ने हसीना को 45 मिनट्स का टाइम दिया था देश से बाहर जाने के लिए। वैसे देखा जाए तो इस विवाद का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश का आरक्षण प्रणाली है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई है। देखा जाए तो इस प्रणाली में 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं पर 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद सिर्फ और सिर्फ 30% आरक्षण को लेकर है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। अब इसमें छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में जो कि शेख हसीना के सरकार का सीधा समर्थन करते हैं। वैसे छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच गूगल पर एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत में कभी तख्तापलट हो सकता है, और क्या भारत की सेना भी कभी शासन कर सकती है, जैसा कि हमारे पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में होता आया है। अब इसका सीधा जवाब दूं तो बिल्कुल भी नहीं। इसके कई कारण हैं। असल में जिन देशों में लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है, वहां पर सेना के पास असीमित शक्तियां नहीं होती है। उन देशों में सेना सरकार के अनुसार ही काम करती रहती है, जैसा कि भारत में। वैसे भी हमारे देश की बात करें तो जैसा कि हमारे देश के अंदर सेना का इतिहास रहा है, वहाँ पर अनुशासन ही सर्वोपरि माना जाता है। उसका एक कारण यह भी है कि भारत के सेना के जो सिद्धांत हैं वो पश्चिमी देशों से प्रभावित हैं। असल में अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था और उनकी तमाम तरह की जो पॉलिसीज हैं उनके हमारे देश पर गहरा प्रभाव रहा। ऐसे में सेना भी इससे अलग नहीं रह पाई। छोटे छोटे घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन कभी लगा कि सेना के अंदर भी बगावत हो सकती है। लेकिन एकजुटता का मंत्र ऐसा था कि उसने कभी भी सेना को लक्ष्मण रेखा पार करने नहीं दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो पश्चिमी देश हैं और जहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है, वहां पर कभी भी तख्तापलट जैसी कोई संभावना या घटना नहीं देखी गई। इस वजह से भारत भी उस दिशा में कभी आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ पर सेना ताकतवर जरूर रही है, लेकिन सरकार के अधीन भी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि साल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना को जातियों में बांटना शुरू कर दिया था। उसी वजह से जाति आधारित रेजिमेंट आज हैं। यह वो समय था जब जातियों के आधार पर ही अलग अलग राजवाड़े बनाए गए थे, लेकिन सेना की एकता में कोई कमी नहीं देखी गई। वहां भी अनुशासन बना रहा। इसी तरह 1946 में भारतीय नेवी में भी विद्रोह दिखा था, लेकिन तब कुल भारतीय सैनिकों की संख्या उस समय 25 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसे में उस विरोध का असर न के समान रहा और वे नाराजगी कोई बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले सकी। आप कह सकते हैं कि तभी सेना सभी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट रही। वैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात का 100% श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही सेना की शक्तियां स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने यहाँ तक साफ कर दिया था कि देश में हमेशा सुप्रीम तो सरकार ही रहने वाली है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देश के जो पहले कमांडर चीफ बनाए गए थे उनका नाम था जनरल करियप्पा। इसे पहले तक यह पद अंग्रेजों के पास हुआ करता था, लेकिन नेहरू ने बड़ा फैसला लेते हुए इस पद को ही खत्म कर दिया। उनका तर्क था कि सेना, नौसेना और वायुसेना की अहमियत समान है और ऐसे में तीनों सेनाओं को अलग अलग प्रमुख मिलना जरूरी है। अब नेहरू ने फैसला तो ले लिया था, इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया था कि रक्षा मंत्री का पद सबसे ऊपर होगा और तीनों सेना के प्रमुख उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। यहाँ भी ताकत का बंटवारा कुछ ऐसा रहा कि सेना कभी भी सरकार से बड़ी नहीं बन सकी। नेहरू ने ही एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 मूर्ति आवास को अपना आधिकारिक आवास बनाने का काम किया था। यह वो इलाका है जहाँ पर पहले कमांडर इन चीफ रहा करते थे, लेकिन क्योंकि सेना को सरकार के अधीन रखना था, ऐसे में नेहरू ने 3 मूर्ति मार्ग को ही अपना आधिकारिक आवास बना लिया। बाद में उन्होंने कमांडर इन चीफ का पद भी खत्म कर दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि नेहरू काल में एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी जहां पर सेना और सरकार की शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखी गई है। इसका एक प्रमाण तो आपातकाल के दौरान भी आप देख सकते हैं। आपातकाल पर पूरी वीडियो बनाई है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर, हमारे देश के ऊपर आपातकाल को थोप दिया गया था इलीगली और देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। वैसे इमरजेंसी के दौरान कई जानकार चाहते थे कि उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ तीनों सेना प्रमुख को एक हो जाना चाहिए था, तब की पीएम से स्थिति को लेकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि भारत में लोकतंत्र रहा और सेना ने खुद को राजनीतिक से अलग रखने का फैसला लिया, ऐसे में उस दौर में भी सेना ज्यादा ताकतवर नहीं दिखाई दी। वैसे भी तख्तापलट वहीं पर होता है जहां पर अस्थिरता बन जाती है और राजनीतिक दल खुद कोई फैसला नहीं ले पाते। लेकिन भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। अगर उतार चढ़ाव आए भी तो उसके सियासी समाधान निकाले गए। ऐसे में सेना प्रयोग सिर्फ युद्ध और आंतरिक सुरक्षा तक सीमित रही है। इसी वजह से भारत और बांग्लादेश की कोई तुलना नहीं हो सकती है। यहाँ पर कभी भी तख्तापलट वाली नौबत नहीं आ सकती है।